Hello and welcome in Youth Academy. I am Kriti. So in today's session, we will be talking about UPSC prelims PYQs related to modern Indian history, and this gonna be a 10-year basis series. मतलब पिछले 10 सालों से जितने भी क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज के फॉर्म में आए हैं, हम उन सबका एनालिसिस करेंगे. अगेन हम इसको टॉपिक वाइज चलेंगे, जिससे हमें हर एक टॉपिक की वेटेज पता चल सके और हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सके. हम हर सब्जेक्ट्स में ऐसे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट विद पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर जनरल डिस्कशन. अगेन कैसे टॉपिक वाइज पूछे जा रहे हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं. तो ये हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं. अगर हम देखें एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो कि हमारे स्पेक्ट्रम की किताब है, अगर हम सोर्सेज की बात कर लें तो सोर्सेज की बात कर लें. हिस्ट्री में वैसे तो एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेस प्रोवाइड करिए, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करिए. अगर आपके पास अब तो टाइम है नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, आप 11th एंड 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. वो भी अपने उस हिसाब से पढ़ना कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नॉलेज कंटेन करना है, उसी हिसाब से पढ़ना है. वैसे इस समय तो हमें कोई नई रिसोर्सेज नहीं पढ़नी, बट मैं मेरी टारगेट ऑडियंस में ये है कि आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस एक रिवीजन बेसिस पे मैं ये बात कर रही हूँ. तो 11th और 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है. वैसे तो कुछ लोग रेफरेंस बुक में हमारा प्लासी वाली पार्टीशन तो प्लासी की किताब होती है, उसको पता है, इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया की बात होती है. लेकिन हम इनको सब पे अभी फोकस नहीं करना है. हमारा स्पेक्ट्रम एक ब्रॉड बुक हो जाएगी एंड इसमें हमारी एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम. अब आपको बुक पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट लाइंस को ही देखते हुए चलना है. और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप पीवाईक्यूज करिए, उससे आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और पीवाईक्यूज भी होती जाएगी. तो रिसोर्सेज की बात कर ली, टॉपिक की बात करें. हमारे स्पेक्ट्रम का फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन. उससे अगर देखा जाए तो 10 सालों में 4 क्वेश्चन आए हैं. एडवेंट ऑफ यूरोपियन में भी हमारा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ पे आया है एंड द रिलेटेड फैक्ट्रीज जो होती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज होती है, उन पे क्वेश्चन आए हैं. अगर इसको हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन में सब डिवाइडेड करें तो अगेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसकी बात करें, इसमें मैं आपको एक हैक बताना चाहती हूँ, हैक जिसको आप टिप एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सारे पीवाईक्यूज के सेशन में हम ट्रिक्स की भी बात करें, क्योंकि नॉलेज लिमिटेड होती है. नॉलेज सबको एग्ज़ाम हॉल में सारी चीज़ें याद नहीं आती जो हमने पढ़ी है. हमें वो हैक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स से करना चाहिए. यूपीएससी एस्पिरेंट एक पूरे 1 सालों में कॉमन सेंस डेवलप करता है. उस कॉमन सेंस से हम ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे. ये ब्लाइंड नॉलेज नहीं है, ये एक इंस्टिंक्ट बेस्ड है, जो कि एक थ्रू आउट ईयर हमने गेन किया है. तो हैक की बात करें तो जो आपको पता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ होंगी वो सारी ब्रिटिश ओरिएंटेड होगी. ब्रिटिश ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि ब्रिटिश के फेवर में होगी, मतलब प्रॉफिट करेगी ब्रिटिश को, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ब्रिटिश का. और अगेन हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इंडियन सिटीजन्स को प्रॉफिट नहीं, नुकसान ज़्यादा होगा. तो आप जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज से कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें ब्रिटिश का प्रॉफिट हुआ. अगर वो ब्रिटिश का प्रॉफिट हो रहा है तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा. ओके, हम ऐसे पढ़ते जाएंगे. जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे रेलवे बनाना ब्रिटिश के प्रॉफिट में था, वो इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते. ब्रिटिश की प्रॉफिट थी कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ फास्ट लेवल पे हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने रेलवेज बनाए थे. तो इससे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमें इस ऐसे टॉपिक्स में ब्रिटिश की प्रॉफिट ओरिएंटेड स्कीम्स को देखते हुए चलना है, स्टेटमेंट्स को देखते हुए चलना है. ओके, अगर हम ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ की बात करें, अगेन इसमें हैक वही होगा हमारा कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम कैपिटल यूज़ करें. ओके, इस पे आपको देखना है. स्वदेशी मूवमेंट 5 क्वेश्चंस आए हैं. इसमें आप देख रहे हैं ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी में 15 क्वेश्चंस आए हैं. तो इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे हमारे चार्टर एक्ट्स आते हैं. आपको सारे चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि पॉलिटी का भी एक पार्ट है. तो इससे आपको एक ही टॉपिक में 2 जीएस में काम आएगा, आपको GS1 एंड GS2 में, जो कि एक इंटरलिंकिंग टॉपिक हो जाता है.
ओके। देन गार्डियन फेज का 8 क्वेश्चंस आए हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर 3 क्वेश्चन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पीजेंट रिवोल्ट्स मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस। सोशो रिलीजियस मूवमेंट, अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो 8th की किताब में बहुत अच्छा चैप्टर प्रोवाइडेड है सोशो रिलीजियस मूवमेंट पे, 5 क्वेश्चंस। 8th के एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, हिस्ट्री के एनसीईआरटी। एंड द 4th क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट मूवमेंट्स, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हम आज ही के सेशन में देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने पर्सनैलिटी बेस्ड पे किया है, 6 क्वेश्चन आए हैं। क्रोनोलॉजीज़ की बात करें, क्रोनोलॉजीज़ में हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं। एंड मिसलेसियस टॉपिक की बात करें तो 5 क्वेश्चन इज केम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हमने सारे टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लिया। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लेना कि आपको कौन से इस टॉपिक्स में थोड़ी सी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, जब ऊपर ऊपर से आपको डीप डाइव नहीं करना नॉलेज की ओशियन में। ओके, नॉलेज इज़ वेरी वास्ट एंड इट कैन बी डिफाइंड एज इन्फिनाइट। तो हमारा फर्स्ट हुआ एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लास्ट 10 का सालों में जितने क्वेश्चन आए हम देखेंगे। तो लेट्स मूव फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट एंड विद सारे आपको अपनी नॉलेज यूज़ करनी है। ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ, यस। The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were, कौन कौन से वो बंगाल से एक्सपोर्ट करते थे कमोडिटीज़ की, उसकी बात की गई है। तो अगर हम इसको करें तो हमें पता है बंगाल में किस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है, किस चीज़ की ज़्यादा खेती हो सकती है। आपको पता है ओपियम्स की भी ट्रेड बहुत होती थी, चाइना के साथ ओपियम की ट्रेड होती थी, टी की ट्रेड होती थी। पर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के ट्रेड में कॉटन होता था। कॉटन किस लिए हो सकता है? बंगाल साइड कॉटन की बहुत अवेलेबिलिटी थी। ऑयल सीड्स एंड ओपियम है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा शुगर, सॉल्ट, जिंक। जिंक के बारे में तो हमने इतना पढ़ा ही नहीं है। आपने अभी पढ़ा होगा जैसे कि स्पेक्ट्रम में कि जिंक के बारे में हम इतना नहीं पढ़ते, तो उसको वैसे भी एनिबलेट कर सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड ट्रीज। ये लग रहा है स्पाइसेस की भी होती थी, बट स्पाइसेस की ज़्यादातर हम साउथ इंडिया से देखते हैं, नॉट बंगाल से हम ज़्यादा नहीं देखते, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हम बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, तो ये कि इसकी भी बात हो रही है, बट हमने सॉल्ट पीटर के बारे में ज़्यादा इतना नहीं पढ़ा, तो एलिमिनेट इज द राइट ऑप्शन। हम एलिमिनेशन ट्रिक से हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो अगर हम बात करें ऑयल सीड्स, हमने बंगाल से बात नहीं की थी, तो इसमें हमने सॉल्ट पीटर्स की बात नहीं की, इसमें पढ़ा नहीं था, लेकिन इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। मतलब 50-50 में हम आ गए थे। हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर गलत कर सकते हैं हम, लेकिन एग्जाम में नहीं। ये तो पता था, जिंक के बारे में नहीं है तो माइनस हो गया। गोल्ड स्पाइसेस हमने साउथ इंडिया की बात की थी, तो इसलिए माइनस हो गया। 50-50 था। ऑयल सीड्स की हमने ज़्यादा बंगाल से बात की नहीं है। सॉल्ट पीटर की भी बंगाल से बात नहीं थी, बट अगर मोर बात करें कि कॉटन इसमें भी है, ओपियम इसमें भी, और यहाँ पर हमारा सिल्क एंड सॉल्ट पीटर हो गया, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन थे और ये मिल सकता है। ठीक है, ऐसे भी हम खेल सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू एनालिसिस पार्ट। ओके, इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स। तो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इंडियन एक्सपोर्ट फॉलोइंग आइटम्स आउटसाइड द वर्ल्ड। ओके, फूड स्टफ सच एज शुगर, राइस, ये सब था। इंडियन टेक्सटाइल की बात कर ले, डिमांड ऑफ रॉ सिल्क की बात बहुत थी। इंडिगो था, शुगर केन था, कॉटन था, सॉल्ट पीटर था, इसी पे कंफ्यूजन था, ये भी था, इसको याद रखना है आपको। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉल्ट पीटर वॉज फाउंड इन बिहार। बिहार इज एसोसिएटेड विद बंगाल एट द टाइम ऑफ 17th सेंचुरी। ओके, इंडिया एक्सपोर्ट द सॉल्ट पीटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो हमने सॉल्ट पीटर पे ही अपना एलिमिनेशन ट्रिक लगाया था, और उसमें हमने देखा एक्सप्लेनेशन में भी सॉल्ट पीटर के ऊपर ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया गया। मतलब सॉल्ट पीटर कहीं भी हमने स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ा कि वो बंगाल से एक्सपोर्ट होता था या इम्पोर्ट होता था। तो हमें इस एक्सप्लेनेशन से ये जानना है कि ये होता था, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये रिपीट क्वेश्चन होगा तो आपको ये याद भी रखना है। तो इसलिए मैंने इसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लिया है।
सप्लीमेंटेड टू द यूरोपियन सोर्स ऑफ गन पाउडर की बात होती है, गन पाउडर के फॉर्म में यूज़ होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड सर्टेन मेटल सच एज, इंडिया इम्पोर्टेड मतलब इंडिया बाहर से इम्पोर्टेड है टिन एंड कॉपर। आपको याद है टिन एंड कॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज़ होता था, बाहर से मंगवाते थे टू मेक अ ब्रॉन्ज। प्रोडक्शन ऑफ दीज आर्टिकल्स वर insufficient. Certain species of food and the medical purpose, war horses and the luxury items such as ivory were also imported. Ivories were also import करते थे। 2019 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ओके, इसमें मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड, मतलब न्यू वर्ल्ड के नेटिव प्लांट्स थे जो कि ओल्ड वर्ल्ड में लाए गए थे, इंट्रोड्यूस इन ओल्ड वर्ल्ड। अगर आपको मैं बताती हूँ न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। न्यू वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है अमेरिकन कंट्रीज, जो कि 17वीं सेंचुरीज के दौरान में 18 17वीं सेंचुरीज के दौरान में बनाई गई थी। ओल्ड वर्ल्ड की बात हो रही है एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है। ये हमारे ओल्ड वर्ल्ड होते हैं और ये न्यू वर्ल्ड होते हैं। तो अमेरिका से जो ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किए गए थे और जो अमेरिका के नेटिव प्लांट्स थे, मतलब वहाँ पर ओरिजिनली वो फाउंड होते हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स थे जो कि बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जो इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, वीट तो पहले से ही इंडिया में था तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉटन, कॉफ़ी एंड शुगर केन इंडिया में प्रोड्यूस होता था, ये भी हमें पता है। ये एलिमिनेट कर देते तो हमारे यहाँ पर 2 बचा है, कोकोआ, कॉटन, टबैको एंड रबर। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? अगर हम इसकी बात करें न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में, तो हमें पता है टबैको इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, रबर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड एंड कॉटन हमें पहले से ही पता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने कैसे एलिमिनेशन किया? मुझे पता है कि शुगर केन इंडिया में पहले से ही मिलता था, तो ये इंट्रोड्यूस होने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अगर वीट की बात करें, ऐसा तो है नहीं इंडिया में कभी रोटी ही नहीं बनी है, वीट इंट्रोड्यूस ही नहीं होता था, ये भी गलत ही लग रहा है। जबकि अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा वीट यूज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू राइस। ओके, और इंडिया में देखें तो राइस भी चाइना एंड अदर वर्ड से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमने 50-50 पे आ गए। हम हमेशा 50-50 पे आ जाते हैं, तो हमें एक में लेना है। हमें पता है टबैको इंट्रोड्यूस किया गया था, टबैको की कल्टीवेशन भी इंडिया में कर रहे थे, जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन की बात हो रही थी इंडिया में, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आता है। ओके, रबर पता है, रबर हमें पता था अमेरिकन से ही लाया गया था। और तो हम कॉटन एंड कोकोआ में रहे, कॉटन और कोकोआ में इसलिए क्योंकि कॉटन बहुत नेटिव टू इंडियन ओरिजिन लग रहा है। अगर इंस्टिक की बात करें तो कॉटन बहुत पहले से चल रहा था, सूती के कपड़े बहुत पहले से ही बन रहे थे, इसलिए मैंने इसको माइनस करा, तो ये मेरा आंसर 1 ही बचा था। तो मैंने चेक भी किया, तो 1 इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, मैंने चार्ट प्रोवाइड किया है आपको, यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा यहीं पे पढ़ लेते हैं क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये हमारा न्यू वर्ल्ड हो गया। न्यू वर्ल्ड में अमेरिकन आ गए एंड द ओल्ड वर्ल्ड में हमारे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया कंट्रीज आ गई। तो देख लेते हैं, बीन्स, चिली पेपर्स, कॉर्न, पोटैटोज, रबर हमारा ये हुआ था, स्क्वैश, स्वीट पोटैटोज, टमाटोज एंड टोबैको, एवोकाडोस, ये तो पता ही है, इंडिया में इतना पता ही नहीं एवोकाडोस के ऊपर। कोकोआ, ये देखो यहाँ पर आ गया, कैश्यूज, पपायाज इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। ये हमारा 2023 या 2024 में पूछा गया था पपायाज के ऊपर। पीनट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, वनीला, ये आपको याद करना है। ऐसे पपाया लगता है इंडियन ओरिजिन है, बट पपाया इंडियन ओरिजिन नहीं है, कैश्यूज भी नहीं है। अगर हम वही बात कर ले प्लांट टू द ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में कौन से प्लांट्स पहले से ही थे? कैरेट्स, एग प्लांट्स, ओट्स, गार्लिक, लिटिस, ऑनियंस, राई, शुगर देखो पहले से ही था, टी पहले से था, वीट भी पहले से था, आलमंड्स, एप्पल्स, बनानास, कॉफ़ी इज ऑल्सो फ्रॉम पहले। कॉफ़ी एंड कोकोआ पाउडर इज़ वेरी डिफरेंट। ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, पीचेस, पियर्स, पिस्टेशियोज, वॉलनट्स, ये तो सब हमें
याद करने। इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको, टबैको, रबर एंड चिली पेपर में भी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो पेपर का, ब्लैक पेपर का बहुत होता था, इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, तो ऐसा लगेगा चिली पाउडर इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका। एंड ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट कोकोआ, कैशू, पपाया, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें, वीट, टी, शुगर कैन, राइस, ये इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से आपको ग्रैप्स देख लेना है, कॉफ़ी देख लेना है आपको। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, यस 2021 में पूछा गया था। लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, यस तो क्या पूछ रहा है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी हमारा 16 के आसपास का है। क्वार्टर पूछा मतलब 1600 से एक मिनट 1600 से लेके 1615 तक, आप 20 तक भी ले सकते हैं। तो इसकी बात हो रही है इस समय, इन टाइम लाइन की बात हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी लोकेटेड। तो आपको बताना कौन सी कंपनी लोकेटेड थी इस दौरान, इस टाइमलाइन के दौरान। बहुत सारी कंपनीज थी बट टाइमलाइन इसमें प्रोवाइड कर लिया तो स्पेसिफिक हो गई। तो आपको पता होगा शिका कोला, कोले, इतना हमने स्टार्टिंग फेज में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बस इंडिया में आ ही रही थी, उस इतना स्टार्टिंग फेज में हमने इस शिका कोले के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। आप इंस्टिंक्ट में भी लगा सकते हैं। पूरी स्पेक्ट्रम में एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हमने फैक्ट्रीज जो पढ़ी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी जो कि पोर्चुगल के भी समय बनी थी, 3 सीज थी, कोचिंग, कलिकत एंड द कन्नौर, ऐसे 3 सीज करके हमने पोर्चुगीज वाले पढ़े थे। तो वो जो कोचिंग थी, कालीकट था एंड कन्नौर था, वो इम्पॉर्टेंट थे और उसी के आसपास ही इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट के फैक्ट्रीज के स्टैब्लिशमेंट को लेके। तो मुझे नहीं इतना लग रहा कि शिकागोले के बारे में हमने इतना पढ़ा, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। 2 किसमें, इसमें और इसमें, ऐसे हमारा एलिमिनेट हो गया 50-50। पूरा गेम 50-50 पे है, या तो 1 सही है या तो 3 सही है। ओके, 2 तो सही नहीं है। अब आपने किस बारे में ज़्यादा पढ़ा? भरूच। भरूच बहुत ही कॉमन नेम लग रहा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी हमने पढ़ी थी। तो मैं अगर इस पर जाऊँ, मुझे पता है एक ही सही है, तो मैं भरूच लगाऊंगी। ओके, क्योंकि मैंने त्रिचिन्नोपल्ली के बारे में इतना नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग के दौरान में। अगर मैं 1600 से लेके 1615 और 20 तक की बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे ज़्यादातर भरूच के आसपास ही अपने स्टैब्लिशमेंट करते हुए पाई गई है। ओके, ये देखिए मैंने इसमें आपको बताया भी। अगर हम इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म द ग्रुप ऑफ मर्चेंट, हमें पता है ये सब कहानी पूरी पढ़ा है हमने, जो कि देखिए 1599 में आई थी चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ को लेते हुए। अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्टिव में बोल रही हूँ, तो कहाँ का इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी? ओके, वेट, तो लिख लेते हैं। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, लाइक वेट अ सेकेंड, ये मैंने साउथ इंडिया के साइड का मैप किया। ईस्ट कोस्ट की बात, मतलब ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है, तो इंग्लिश कंपनी आगरा में इस्टेब्लिश की थी, अहमदाबाद में की थी, बड़ौदा में की थी एंड भरूच में की थी। देखो 1690s, मैंने बोला 1600, क्वार्टर की बात कर रहा है 1650s के और 20s के आसपास की बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट। ओके, अगर साउथ ईस्टर्न की बात करें, साउथ ईस्टर्न इस साइड हो जाएगा हमारा। फैक्ट्रीज व एस्टैब्लिश एट मसूलीपट्टनम 611 में एंड द अमोरगढ़ एंड पुलिकट, नियर पुलिकट यहाँ कहीं बना था। ईस्टर्न इंडिया की फैक्ट्रीज की बात करें तो हरिहरपुर, बिलासपुर एंड उड़ीसा इस साइड का ही पड़ेगा हमें। हुगली इन 1651 एंड शिकागोला ये आया था, was under the control of the regional kingdom, there was no East India Company factory। ओके, मैंने बताया था इंस्टिंक्ट यूज़ करना है। शिकागोला के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा था और इसमें बोल भी रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि रीजनल किंगडम इसको कंट्रोल किया हुआ था। आपको ये फैक्ट याद रखना है। ऑल्सो ड्यूरिंग द सेम कर्नाटिक वॉर, त्रिचुन्नपल्ली वॉज अंडर द किंगडम ऑफ आर्कोट। त्रिचुन्नपल्ली भी आर्कोट के
किंगडम के अंदर ही थी फेमस। ओके, तो आपको बस याद रखना त्रिचिन्नापोली एंड द कोका-कोला इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ लिया हमने। कॉमन फैक्ट्स भरोसे से सबको याद रखने हैं। I already provide a map over here. You can take a screenshot of this map because it is very important map. फैक्ट्रीज से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रेडिंग एंकर से। डैनिश का मैंने DA, डच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, उसके ब्रैकेट में मैंने आपको सब बता दिया कि कौन कौन से थे। ये देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हमारा चेन्नई की तरफ है, और बात करें तो इधर है हमारा भरूच है, सूरत है, आगरा है, अहमदाबाद है, मुंबई है, सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। तो आप उस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़, टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ओके, आपको सारे मैप्स रीड करने। अगर आपको NCERT की कोई भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी अपने इसी वीडियो के लिंक में NCERT के सारे मैप्स। आपको पेज टू पेज जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट मैप, आपको पता है मैप होते हैं। ओके, आई होप यू ऑलरेडी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Let's move to question number 4th. ओके, तो क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, डच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें, रीड कर लेते हैं। द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वॉर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। ओके, गजपति रूलर्स के बारे में ईस्ट की बात कर रहा है। अगर हम बात करें जो डच आए थे, वो ज़्यादातर जो भी लोग आ रहे थे, वेदर इज इंग्लिश, डैनिश, डच, पोर्चुगीज, वो ज़्यादातर या तो इस साइड में वेस्टर्न कोस्ट में या तो इस साइड में स्टार्ट कर रहे थे, अपना बनाना स्टार्ट कर रहे थे फैक्ट्रीज। ओके, इसने बोला है डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एंड वॉर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट, मीन इस दिस साइड की बात करें। ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट के इस साइड की बात करें, मतलब वेस्ट बंगाल साइड की। ओके, उस समय वेस्ट बंगाल की तरफ यूज़ करते हैं, वो भी गजपति रूलर। इतना तो पढ़ नहीं पड़ा हमने। अगर इसको हम ऐसे समझ सकते थे कि इंग्लिश ने गजपति रूलर से लिया था, क्योंकि इंग्लिश स्टार्टेड टू इंटरवेन इन द कॉन्फ्लिक्ट और द अफेयर्स ऑफ द रीजनल किंगडम्स। बट डच ने, हमें इतना नहीं पता, डैनिश और डच ने इतना कुछ बिग अचीवमेंट लिया था कि वो गजपति रूलर से अपना ईस्ट में जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए वो लेंगे, बनाएंगे। ओके, तो चलो इसको रिजर्व कर लेते हैं, इतना भी नहीं पता हमें क्योंकि बहुत फैक्ट बेस्ड हो गया। अल्फ्रेड अरबकुरकुर कैप्चर द गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तानत। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा ही था। अरबकुरकुर ने ही गोवा के बीजापुर सल्तनत से। वैसे तो मैं बता दूं, ये बहुत डाउटफुल रख रहा है। अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे, देखिए, तो हमारा बी इज द आंसर आ ही जाएगा, और ये एलिमिनेट ही होगा क्योंकि डैनिश और डच का इतना कोई बिग रोल नहीं प्ले हुआ था ड्यूरिंग द जो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज फ्रॉम द रीजनल किंगडम्स। तो इसलिए इससे अभी देखें तो मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, ओवर हियर इन 1612 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड वॉज फॉर्म। ये डैनिश थे जो नीदरलैंड से आए थे। गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडीज एंड फाउंडेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम में बनाया था 1605 में, आंध्र प्रदेश में। ओके, अल्फोंसो दे अरबकुरकुर, जो भी ज़्यादातर सेटलमेंट हो रहे थे, आपको इतना याद रखना, जो भी फैक्ट्रीज बन रही थी वो तो ईस्ट को वेस्ट में बन रही थी या तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में बन रही थी। ओके, ईस्ट में बहुत जल्दी इतना उनका पेनिट्रेशन नहीं हुआ था। पोर्चुगीज इंडिया इस समय में आए थे। गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड द ईस्ट, तो ये सही हो गया हमारा। एंड अगर बात करें, बीजापुर बिकेम द फर्स्ट बीट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर बात करें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि हमारे
तो पोरस वॉर के समय में आए थे, जब पोरस थे वहाँ पर। हमने बैटल ऑफ हाइडेपस पढ़ा होगा, तो उसमें जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय जो भी अलेक्जेंडर ने इंडियन की टेरिटरी को एनेक्चर किया था, उसके बाद ये सेकेंड टाइम होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन टेरिटरी को कैप्चर किया था। इसलिए ये इस फैक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्बा ने सुल्तान ऑफ बीजापुर से वो लिया था, टेरिटरी ली थी अपने अंदर। ओके, तो ये हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एंटर द मद्रास, एंटर द ट्रीटी विद द नेटिव शिफ्ट। मैंने बताया था वो जो फ्रेंच है, जो भी हम पढ़ेंगे, जितने भी वॉर्स पढ़ेंगे फ्रेंच के बीच में, एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में, तो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना रीजनल किंगडम्स के अफेयर्स में इंटरवेन करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो इसलिए आगे देखिए तो 2 फ्रेंच और हमारे इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और पोर्चुगीज़ तो बहुत पहले ही हट जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे ये हमारा जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, इतने इतने क्वेश्चन आए थे लास्ट 10 ईयर्स में। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। मैंने बात कर ली, आपको सब मैक्सिमम ब्रिटिश ओरिएंटेशन को देखना है, उनकी कितनी प्रॉफिट हुई थी। ओके, उस हिसाब से देखना है स्टेटमेंट में। तो जब 24 में, मतलब पिछले साल ही क्वेश्चन आया, रीड दिस क्वेश्चन। ओके, एक मिनट। ओके, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, इसमें भी आपको मैंने पहले बता दिया, मैक्सिमम गेन देखना है ब्रिटिश की तरफ, नॉट इंडियन की तरफ, और इंडियन का आपको मिनिमम गेन देखना है। मिनिमम गेन नहीं हो सकता, इंडिया का नेगेटिव में जाएगा, इंडियन सिटीजन का आपको देखना है अंडर। ओके, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। अंडर द एथराइज्ड सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, peasant were exempted from revenue payment in the case of bad harvest of the natural। मतलब वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे। जो ये बात करें रेतवाइज सिस्टम में कि जो भी ये पीजेंट्स थे, अगर उनका कोई बैड हार्वेस्ट होता था नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय में, उनका जो क्रॉप है वो सही उपजा, उतना उन्हें फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था, इतनी खेती नहीं हो पाती थी उस समय, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे पेमेंट देने से। ये इतना अच्छा तो नहीं हो सकता पॉलिसीज़ की, ब्रिटिश अपने ही घाटा करा के मतलब इंडियन को प्रॉफिट देगा। तो वैसे भी मैंने आपको कहा ऐसे स्टेटमेंट ब्रिटिश की तरफ से नहीं बनाए जा सकते, ये चेंज हो सकते हैं। ये गलत ही होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं तो इंडियन सिटीजन्स की प्रॉफिट हो रही है और ब्रिटिश का नुकसान हो रहा है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार्स फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट और ऑन बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। ऑफ कोर्स यहाँ देख रहे हैं तो ब्रिटिश की प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर ज़मींदार ने रेवेन्यू नहीं दिया ब्रिटिश को समय पे, फिक्स डेट पे, तो उसको हटा दिया जाएगा। बिडिंग सिस्टम होती थी, बिड लगाते थे कि जो ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको ज़मींदार बना देते थे। तो ये हमें बात करें तो इंग्लिश के फेवर में लग रहा है, और ये हमें इंग्लिश के अगेंस्ट में लग रहा है। उनसे कोई प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर पढ़े हम तो। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको माइनस कर रही हूँ, मतलब एलिमिनेट कर रही हूँ। और सेकंड से उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको ज़मींदारी से हटा देंगे तो नेक्स्ट ज़मींदार एक्स्ट्रा पैसे देके उस ज़मींदारी को लेने की कोशिश करेगा। ओके, तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। हमारा 1 गलत हो गया, तो 1 में ये तो वैसे भी हटा दिया। स्टेटमेंट 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। आपको ऐसे ट्रिक्स से, हैक से, बेसिकली ये हैक नहीं है, पॉलिसीज़, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उसका एक एनालिसिस करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उनकी ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था हर पॉलिसीज़ में। ओके, अगर एक्सप्लेनेशन की बात है, अंडर द रेतवारी सेटलमेंट, पीजन वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेइंग द लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश। डायरेक्टली था, वेज सेटलमेंट, हाँ, रेतवारी सिस्टम थी और एक सेटलमेंट था। सेटलमेंट में वो बिचौलिया के थ्रू, मीडिएटर्स के थ्रू पेमेंट देते थे, और रेतवारी में डायरेक्ट पेमेंट होता था टू द स्टेट। ओके,
However, there was no general provision for exception from the revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Farmers were forced to pay the revenue even during famine. And statement 1 is incorrect. पता चलिए आपको स्टेटमेंट 1 इस किस लिए इनकरेक्ट है. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन बंगाल इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1793, if zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, their land would be auctioned. मैंने बताया बीडिंग होती थी, यहाँ पर ऑक्शन हो जाते थे ऑफ. एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप आप इस हैक को समझ चुके हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2017 में पूछा गया है. डू दिस क्वेश्चन. अच्छा, इसमें 2017 में क्वेश्चन आया था कि रैयतवारी विच हु द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ओके, तो ये आप देख रहे हैं जो ये पहले वाला हमने पढ़ा था, वो जो 2000 किसमें आया था, हमारा 2024 में क्वेश्चन आया था, वो रिलेटेड नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसमें भी रैयतवारी के ऊपर पढ़ा था. अगर हम इसमें 2017 में हम ये क्वेश्चन मान लीजिए, आप अगर 2018 में अटैम्प्ट दे रहे होते, आपने 2017 का पीवाईक्यू किया होता, अगर आप पीवाईक्यू करते आप तो जरूर पढ़ते ना कि रैयतवारी किसने इंट्रोड्यूस किया, रैयतवारी में क्या क्या प्रोविजंस थे, सेटलमेंट में क्या क्या प्रोविजंस थे. तो अगर हम इस पीवाईक्यूज के फॉर्म में अगर देखें तो हमारा 2024 में अटैम्प्ट देते तो हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाता, अगर हम ट्रिक्स भी यूज़ नहीं करते. तो समझ रहे हो आप कैसे लिंक था. 2017 में रैयतवारी के ऊपर पूछा गया, तो हम पीवाईक्यू सॉल्व करते तो हम उसका डिस्क्रिप्शन लेते, पूरा हम उसकी नॉलेज निकालते कि क्या था रैयतवारी, किस लिए लाया गया था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, कैसे वो सेटलमेंट से डिफरेंट था, और क्या क्या उसमें बोला जा रहा था, ब्रिटिश की क्या क्या इनपुट्स थी, ये हम सब पढ़ते पीवाईक्यूज के फॉर्म में. अगर 2017 का पीवाईक्यू करते तो 2024 में हमारे ये क्वेश्चन सही हो जाते. तो ये कैसे लिंक्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यूज के फॉर्म में, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं. ये तो बहुत ही डायरेक्टली देखा जा रहा है. ओके, तो पीवाईक्यूज इज़ वेरी मस्ट, यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज. इसलिए मैं आपके 10 ईयर्स के पीवाईक्यू हर एक फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ. तो इसका हम देख लेते हैं. तो इंट्रोड्यूस हु अमंग द फॉलोइंग was or were associated with the introduction of रैयतवारी सेटलमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेटलमेंट यूज़ किया था. तो लेट्स देखते हैं वन किस में, ये रहा. तो हमारा ऑप्शन ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं बहुत एस्पिरेंट के थ्रू, क्योंकि उनको पता है कॉर्नवालिस ने सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखिए, रीड की बात करें और मुनरो की बात करें, हमें नहीं पता वो किससे एसोसिएटेड. 2017 के पीवाईसी को देखा कॉर्नवालिस, और ये बहुत ही ईजी है कि कॉर्नवालिस सेटलमेंट से ही रिलेटेड था. इसमें से एक एलिमिनेशन भी लगाया, तो हमारा ऑप्शन सी आ चुका है. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. In British territories in the south, or new system that was devised came to be known as the Raytwari. It was on the small scale of Captain Reed ने करा था in some areas that were taken over by the company after it was टीपू सुल्तान से ले लिया था मैसूर वॉर में, जो 3 बार मैसूर वॉर्स हुए थे. सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर रीड ने. This system was gradually extended to all over the southern India. Lord Cornwallis was associated with जमींदारी and permanent system. Okay, तो याद करना है, जो रैयतवारी सिस्टम थे उससे हमारे थॉमस मुनरो एंड रीड एसोसिएटेड है, वेयर इज कॉर्नवालिस सेटलमेंट सिस्टम से एसोसिएटेड है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 18. लेट्स डू दिस क्वेश्चन.
इकोनॉमिकली देख लिया मैंने, आपने बता दिया इकोनॉमिकली which of one of the result of the British rule in India in the 19th century was economically ब्रिटिश ओरिएंटेशन के थ्रू देखना है, ब्रिटिश के प्रॉफिट के थ्रू देखना है। तो इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट 19th सेंचुरीज में आपको पता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इंडिया की कमोडिटीज़ थी, इंडियन कमोडिटीज़ थी, उनको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट मना कर दिया जा रहा था, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से देखें तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते थे, इंडियन की जो इन इंडिया में मेड चीज़ें होती थी उसको एक्सपोर्ट में बहुत ही हैवी टैक्स ड्यूटीज से कस्टम ड्यूटीज से करा जा रहा था, जबकि जो इंडिया की सारी कमोडिटीज़ थी वो इंडिया में विदाउट एनी कस्टम ड्यूटीज़ को लाया जा रहा था। तो इंडिया की कमोडिटीज़ वैसे भी हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गए थे, इसलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज देखने को मिलता है। तो ये तो गलत ही हो गया। तो ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, आपको लग रहा है इकोनॉमिकली इंडियन ओन फैक्ट्रीज हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इंडिया के फेवर में नहीं होता, वो अगेंस्ट में ही होता है। तो वैसे भी गया। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण में है ना, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हुआ था उसका जस्ट अपोजिट हो गया था कि जो अर्बन रूरल से जो अर्बन की तरफ माइग्रेट हो रहे थे वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेट होने लगे और एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन उन्होंने ले लिया, और जिससे एग्रीकल्चर लैंड पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा। तो इससे तो ये गलत हो गया। हमारा यही है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया था। तो एक कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आपने देखा, टबैको था, टी था, इंडिगो था की बात है, टबैको, टी, इंडिगो, और क्या हमने पढ़ा था, कॉटन था। इन सबको है ना वो इंडिया के ओपियम भी ऑल्सो ओपियम, ये सब कमर्शलाइज फॉर्म है। कमर्शलाइज मतलब ये बेचने के ओरिएंटेशन से इनको उगाया जा रहा था। तो ये हमारा सी हो गया करेक्ट आंसर, इसका सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। तो 1813 जो चार्टर एक्ट 1813 के बाद आया था उसी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज देखने को मिलता है। ओके, तो ये पढ़ कर लेते 2000 आया था। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ओके, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1900 से बात कर रहे हैं। तो डिक्लाइन क्यों हो गया था देख लेते। पीजन रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। अच्छा, ये एक ऑप्शन हम कंसिडर भी कर सकते हैं कि हो सकता है मूवमेंट्स हो रहे होंगे, पीजन का प्राइसिंग्स हो रहे होंगे, सिकारंस हो गए। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय था, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल होता था और वो अपनी प्रॉफिट देखती ही थी। तो अगर इतना भी बड़ा पीजन रेजिस्टेंस होगा तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज द न्यू इन्वेंशंस। आपको पता है 1900 के बाद में मशीन्स मैकेनाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया था। न्यू मशीन्स के थ्रू ऑलरेडी कलर्स, वो इंडिगो का कलर्स था, प्लांट्स उससे वो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। तो उनको जो इंडियन मार्केट में इंडिगो इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत के बाद होता था, वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो इसको रिजर्व कर लेते हैं। नेशनल लीडर पोजीशन टू द कल्टीवेशन इंडो, ये तो आपने पता है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी की बात करें, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, तो 1915 के बाद होता। और अगर पॉजिटिव देखें तो 1920 से बाद ही, 1916 1920 से बाद ही होता है। तो स्टार्टिंग में तो नेशनल लीडर्स का इतना कोई रोल नहीं था इंडिगो में, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, तो इससे क्या डिक्लाइन हो जाएगा गवर्नमेंट का कंट्रोल, और तो स्ट्रांग ही हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है।
तो बी एंड सी में बात करें तो मोर बेस्ट स्टेटमेंट हमें ये लग रहा है कि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा उससे। ओके, बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया वॉज अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, okay, textile in early 18th century, but by the middle of the 19th century it lost all its export market and much of the domesticated market हो गया था। at the beginning of industrialization इंग्लैंड ग्रुप स्टार्ट हो गए थे। दे प्रेशर गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज कॉटन टेक्सटाइल्स द मर्चेंट गुड्स सेल्स इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन, जिससे इंडिया की मार्केट ही ख़त्म होती जा रही थी। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन परस्यूडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट। एंड द 19th सेंचुरी में बात करें, प्रोड्यूस बाय द मशीन एट द लोअर कॉस्ट, इसी से मशीन से ही प्रोड्यूस हो रहा था लोअर कॉस्ट पे, तो इतना क्यों वो पैसा लगाए। थ्रू द मेन imported cotton goods were so cheap that the weavers couldn't easily compete with जो मशीन के थ्रू कॉटन गुड्स बन रहे थे इतने चीप थे। सिल्क भी आ चुका था 1950 में। रिपोर्ट्स ऑफ ये सब हमने देख लिया। करेक्ट आंसर होगा 2020 का। अगेन इन क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें। मशीन इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रून्ड। ओके, ये भी सही लग रहा है, रिजर्व कर लेते हैं इसे, इस क्वेश्चन को रिजर्व कर लेते हैं हम। ओके, इसको रिजर्व कर लेते हैं। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, तो इसमें ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इम्पैक्ट क्या हुआ था। इंट्रोड्यूस हो गया था तो इम्पैक्ट नहीं दिखाता चल रहा है, ये बस उसकी एक बता रहा है क्वांटिटी इंक्रीज हो गई थी, तो वैसे भी गलती लग रहा है ये। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगेन इम्पैक्ट नहीं शो कर रहा है, ये बता रहा है कि हो रहा था। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड। हैवी ड्यूटीज, आपको लग रहा है कि इंडियन कंपनी हैवी ड्यूटीज इम्पोर्ट करेगी तो जो कम्योडिटीज़ होगी वो इंडिया में लाने का, आपको पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम करने की कोशिश करेगी, तो वैसे भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचा हमारा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूल्ड, और इट इज़ बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो वो लोगों ने क्या किया था, लो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कर दी, जिससे उनका एक तरह से पूरा प्रोफेशन ही ख़त्म होता जा रहा था, तो वो बैक टू एग्रीकल्चर प्रोफेशन पे स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन ए ये रहा हमारा। ओके, ये वाला देख लेते हैं हम। मैंने बताया था पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन एक होगा, ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट अगेन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Option is not visible. Okay, now it is visible. क्या आप ऑप्शन पूछ रहा है इसमें? हु ऑफ द फॉलोइंग हुआ था इकोनॉमिक क्रिटिक है इसमें। आपको ये भी देखना, इकोनॉमिक के बेसिस पे कौन क्रिटिक कर रहा था। आपको पता है दादा भाई नौरोजी ट्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो इससे पता है दादा भाई नौरोजी तो थे। तो ऑप्शन 1 में देख लेते हैं, ये है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो। ऐसे क्वेश्चन पे आप वैसे ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। तो डी हो गया, देख लेते हैं यहाँ पर आंसर एक्सप्लेनेशन। PYQs का यहाँ पर मोटो ही यही है कि PYQs के ट्रेंड्स को एनालाइज करें, यहाँ पर गलतियाँ करें बट एग्जाम हॉल पे ना करें, यहाँ पर गलतियाँ चलेंगी। ओके,
बस एग्जाम में नहीं चलेंगे। तो द मेन लीडर्स हु कैरिड आउट इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग, ओके देखिए यहाँ पर देख लिया 1817 1905 में, जब तक मेन लीडर्स का यहाँ पर नहीं हुआ था इतना। वर दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, रमेश चंद्र दत्ता रॉट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम अय्यर ही रॉट। यहाँ पर आपको देखना है किसने कौन सी बुक्स लिखी है। ये बुक्स के फॉर्म में भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है। सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था रॉट द G.S. अय्यर सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, nationalist economic agitation started with the assertion that the Indians were poor and were growing poorer every day. Dadabhai Naoroji made poverty his special subject and spent his entire life awakening the Indian and the British public to continue impoverishment and exhaustion of the country and the wretched, heart-rending, blood-boiling condition of India. Hence, D is the correct statement. Okay. इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ से आपका ये 3-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सब 3, ओके, इससे आपको याद रखना है। सो यहीं पे हमारी क्लास का एंड होता है, तो आई होप दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू। आपको इस क्लास से कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस, more PYQ session and series. So yeah, thank you everyone.